Assalamu alaikum, dear all. As promised, but it is somehow delayed. Chapter about change is here now. हमने मैनेजमेंट के अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो एक पूरा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग की हमने बात की थी। उसमें हम अभी तक उसकी बेसिक्स को ही पढ़े और हमने प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं किया एक्चुअली इन रियल टर्म्स। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि उसकी मेन एलिमेंट्स कंपोनेंट्स आप तक डिलीवर कर सकूं। दैट इज अबाउट चेंज। चेंज के बारे में जो एक चीज हम सब सुनते भी आए हैं बचपन से और हमको पता भी है, दैट इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इज चेंज। बाकी सभी कुछ चेंज भी हो रहा है, सभी वेरिएबल्स हैं, वेरिएशन है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन चेंज इज वन थिंग फॉर श्योर जो कि होनी ही होनी है। और जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज के साथ चेंज की रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है। जब भी हम कुछ नया करने का सोचते हैं तो कुछ लोगों के अंदर थोड़ी, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ज्यादा, तो डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है। फियर ऑफ चेंज, अनसर्टेनिटी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बहरहाल हम सभी के अंदर एक नई चीज या चेंज के लिए थोड़ी या ज्यादा रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। So, starting the chapter here, chapter number 7, it's about change, managing change and disruptive innovations. अब ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने कहा कि दुनिया में ओनली कांस्टेंट थिंग इज चेंज, तो चेंज को पढ़ना, सीखना, समझना, इम्प्लीमेंट करना, इट्स अ स्किल और ये हम सबको आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है क्या? एनी ऑल्टरेशन ऑफ पीपल, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। चार चीजों पे आगे जाके हम देखते हैं जहां पे चेंज लेके आया जा सकता है। अगर वहां पे आप कोई भी ऑल्टरेशन कर रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड चेंज। चेंज एजेंट्स कौन होंगे? दीज आर द पीपल जो के एक्ट करते हैं कैटलिस्ट के तौर के ऊपर। और ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम चेंज की बात करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को फैसिलिटेट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को आसान बनाएंगे। समवन हु एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट एंड assumes द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द चेंज प्रोसेस। अब उसके बाद VUCA का कॉन्सेप्ट है। VUCA क्या है? VUCA एक्रोनिम है जो कि डिस्क्राइब करता है एनवायरनमेंट ऑफ नॉन स्टॉप वॉलेटिलिटी, चेंज और अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है और एम्बिग्विटी है। और हम अब इस दुनिया में ही रहते हैं, एन एनवायरनमेंट ऑफ नॉन स्टॉप वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। इट इज अ वर्ल्ड वेयर चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अभी जो हम बात कर रहे थे, इफ मैनेजर्स हैड देयर चॉइस दे ऑलमोस्ट सर्टेनली वुड ऑप्ट फॉर अ स्टैटिक एंड प्रिडिक्टेबल वर्ल्ड। लेकिन चेंज, अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी आपकी फ्यूचर को लेस प्रिडिक्टेबल बना देती है। फॉर इट For if it weren't for change, a manager's job would be relatively easy. Planning would be simple because tomorrow would be no different from today, and the issue of effective organizational design would also be resolved because the environment would be static and there would be no need to redesign the structure. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि चेंज के लिए काम करते हैं? एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल है जिनकी वजह से चेंज की जरूरत आती है, हमें चेंज करना पड़ता है। कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स हैं, न्यू गवर्नमेंटल लॉज हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, द इकोनॉमी है। कुछ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको चेंज लेके आना है। एम्प्लॉय के एटीट्यूड हो सकते हैं, न्यू इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है वो आया है, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी है, कॉम्पोजिशन ऑफ द वर्क है। तो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि चेंज को इंस्टिगेट करते हैं, चेंज को लेके आने के अंदर इन्फ्लुएंशियल एक रोल प्ले करते हैं। कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स चेंज हो सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, होप कि हमें याद है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स वो हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स वो हैं जो समहाउ
relatively as compared to the external environment हमारे कंट्रोल में कुछ ना कुछ होते हैं, हम उनको किसी हद तक ऑल्टर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स की बात है तो एग्जांपल उसने दी हुई है कि फोर्ड मोटर कंपनी अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिव टू इट्स कस्टमर्स। द कंपनीज एक्सपेरिमेंट्स विल आल्सो enable them to attract a new breed of customers, helping to secure the company's future. But sometimes a company may take changes that fail to meet customer preferences. Burger King learned that lesson by rapidly expanding its menu when items that were not popular with its customer. It had to drop its lower calorie fries called Satis fries and its apple cranberry salads after 1 year because of poor sales. आइडियाज बहुत अच्छे थे लेकिन कस्टमर्स को वो पसंद नहीं आए, कस्टमर की नीड और वांट्स के साथ मैच नहीं किए, तो उनको उसको मेन्यू में से निकालना पड़ता। बर्गर किंग्स प्रेसिडेंट जॉर्ज सेल एडमिटेड इट्स नॉट व्हाट आवर गेस्ट्स वर लुकिंग फॉर। बर्गर किंग में कोई जो जा रहा होगा ऑब्वियसली वो कैलोरीज के लिए कॉन्शियस नहीं होगा, अदरवाइज वो कार्ब्स के घर में क्यों जाएगा। तो इसलिए उसको सेटिस्फाइज की जरूरत नहीं है या एप्पल क्रैनबेरी सैलड की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के कहीं पे लॉज चेंज हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं आती है, इकोनॉमी के अंदर डाउनफॉल है, ये इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, इधर वेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि आपको चेंजेस लेके आने पड़े। समटाइम्स अगेन इकोनॉमी की कंडीशन कंट्री में अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, आपको कॉस्ट कटिंग करनी है, आप ले ऑफ्स करें, लेकिन ले ऑफ करने की वजह ये नहीं है कि लोग ठीक काम नहीं कर रहे, ले ऑफ करने की वजह ये है क्योंकि इकोनॉमी ओवरऑल अच्छी नहीं है। After that, there are the internal forces for change. New organizational strategy हो सकती है. When top management changes their organization strategy, it can affect all segments of the business. बिजनेस चलता है लीडर की विजन के ऊपर, जिस तरह से वो चीजों को करना चाह रहा होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स के अंदर स्ट्रैटेजी में कोई चेंज आ गई है, आपकी लीडरशिप में कुछ चेंज आ गया है, तो ऑब्वियसली वो चीजों को अपने हिसाब से नए तरीके से करना चाहेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ द वर्क फोर्स है, थ्रू द डेकेड्स द यूएस वर्क फोर्स हैज बिकम मोर डाइवर्स। तो फिर भी आपको सेंसिटाइज करना पड़ता है डाइवर्सिटी की वजह से। कॉम्पोजिशन ऑफ द वर्कफोर्स के अंदर जैसे चेंज लेके आने की बात है, तो कॉम्पोजिशन क्योंकि चेंज हो रही है तो अब लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आपको डाइवर्सिटी के साथ डील करने के लिए सेंसिटिव होना जरूरी है। न्यू इक्विपमेंट है, अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि पहले नहीं थी, अब हमारे पास वो करने के लिए टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले आप हाथों से कर रहे थे या लेबर वो चीज कर रही थी, तो ऑब्वियसली चेंज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जब बात है, न्यू इक्विपमेंट की बात है, तो हम रोबोट्स की बात भी कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटैलिटी में, होटल्स में वेलकम करने के लिए रोबोट्स हैं, आपके घर में बड़े सारे काम करने के लिए रोबोट्स हैं, क्लिनिक के अंदर आपकी जाके पहला डायग्नोसिस करने के लिए या आपकी हिस्ट्री लेने के लिए रोबोट्स बैठे हुए हैं। Employee attitudes. A recent survey revealed that the attitudes of employees at organization going through significantly changes tend to be less favorable than in more stable companies. चेंज प्रोसेस की बात करें तो कर्ट लेविन ने चेंज की, हमारे पास बड़ी सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, बहुत सारे अप्रोचेज हैं, जिसमें हम कहते हैं कि चेंज हम लेके आ रहे हैं क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम, तो हमें चेंज लेके आने की जरूरत है। बट समटाइम्स हम चेंज पॉजिटिव एस्पेक्ट की वजह से भी लेके आते हैं कि हमने कुछ इम्प्लीमेंट किया, वो पॉजिटिव था, वो हमने एक चंक पे किया था, वो कहीं एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में या डोमेन में वो हो रहा था, तो हमने कहा ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड होना चाहिए, तो हमने वहां से वो चीज उठाई। तो पॉजिटिव फीडबैक जो है, पॉजिटिव के लिए भी हम री कराने के लिए चेंज लेके आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हम इसको इन अ ब्रॉडर सेंस कहते हैं। लेकिन कर्ट लिवन जो थे उन्होंने एक प्रोसेस दिया ऑफ चेंज, और उन्होंने कहा कि आप जो भी चेंज करना चाहते हैं, आप पॉइंट ए पे खड़े हैं, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए पहले अनफ्रीज करेंगे, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कस्टम्स, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस हैं उनको आप अनफ्रीज करेंगे, उनको हिलाएंगे, उनके अंदर चेंज लेके आएंगे, मूव करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, और जब आप बी पे पहुंच जाएंगे तो उसको वहां पे रीफ्रीज करना जरूरी है। अदरवाइज होता ये है कि जब आप चेंज ले भी आते हैं तो जब आप रिटेन नहीं कर पाते हैं तो लोग रोल बैक करते हैं और पॉइंट ए पे वापस आ जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे सीएमएस और एलएमएस अप्लाई करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे सीनियर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने नहीं करने, वो टेक्नोलॉजी से होते हैं कंफर्टेबल नहीं होते, तो अल्टीमेटली चेंज जो है वो रिवर्ट हो गया।
तो इसलिए लेवेंस का जो चेंज प्रोग्राम है वो कहते हैं कि बहुत जरूरी है, जब आप अनफ्रीज करके पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आए तो पॉइंट बी पे लाके रीफ्रीज उसको कर दिया जाए ताकि वापस ना चला जाए जो आप चेंज लेके आए। उसके बाद काम वाटर्स मेटाफोर है। काम वाटर मेटाफोर जो है वो कहती है कि थ्री स्टेप चेंज प्रोसेस की बात करती है, जो कर्ट लेविन ने कहा। अकॉर्डिंग टू लेविन, सक्सेसफुल चेंज कैन बी प्लान्ड एंड रिक्वायर्स अनफ्रीजिंग the status quo, changing to a new state, and refreezing to make the change permanent. The status quo is considered equilibrium. To move away from the equilibrium, unfreezing is necessary. Unfreezing can be thought of as preparing for the need change. It can be done by increasing the driving forces, which are forces pushing for change, by decreasing the restraining forces, which are forces that resist change, or by combining the two approaches. काम वाटर्स मेटाफोर के अंदर थ्री स्टेप अप्रोच है जो कि कर्ट लेविन की हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अनफ्रीजिंग के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को चेंज के लिए कन्विंस कर लिया जाए, ऐसी फोर्सेस हों जो कि कहें कि चेंज की जरूरत है, और एक दफा चेंज आ गए तो फिर हम उसको रीफ्रीज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो वाइट वाटर रैपिड मेटाफोर है। व्हाइट वाटर रैपिड मेटाफोर जो है वो क्या कहती है, द पेस ऑफ चेंज इन आवर इकोनॉमी एंड आवर कल्चर इज एक्सेलरेटिंग एंड आवर विजिबिलिटी अबाउट द फ्यूचर इज डिक्लाइनिंग। जितना तेजी से चेंज आ रहा है उसकी वजह से भी, जो हमने ऊपर भी बात की है, अनएम्बिग्विटी अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्विटी बढ़ रही है, और फोरकास्टिंग ऑफ द फ्यूचर प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर कम होती जा रही है। एरियाज ऑफ चेंज की जब हम बात करते हैं, अभी मैंने कहा कि चार जगहों पे चेंज जो है वो चार जगहों पे चेंज हम लेके आ सकते हैं, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड पीपल। इन चार चीजों के अंदर हम चेंज जो है वो लेके आ सकते हैं। यही एरियाज हैं जिनके अंदर चेंज आता है, वो किसी भी तरह का। स्ट्रैटेजी इज मोडिफाइंग द अप्रोच टू इंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर आप अगर कोई रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं, हायरार्कीज के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं, वर्क प्रोसेसेस, मेथड्स एंड इक्विपमेंट के अंदर है तो टेक्नोलॉजी है। एंड देन अगर पीपल के एटीट्यूड्स, एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन, बिहेवियर के अंदर कुछ चेंज हम लेके आ रहे हैं तो वो पीपल का चेंज है। The work used to be done in four different states in 100 days. However, a couple of years ago, the company former CEO decided to start untangling its hairballs. आप एरियाज ऑफ चेंज की बात है तो आप मुश्किल चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान करने के लिए भी चेंज जो है वो लेके आ सकते हैं। 3M कंपनी एक उसके बारे में है। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। जब आप स्ट्रैटेजी में चेंज लेके आ रहे हैं, स्ट्रक्चर में लेके आए, स्ट्रैटेजी में जब हम चेंज लेके आ रहे हैं तो टोयोटा की एग्जांपल भी मैं हमेशा देना पसंद करती हूँ। जब वो लीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे थे तो स्ट्रैटेजी का चेंज था, स्ट्रक्चर का चेंज है, टेक्नोलॉजी का चेंज है, एंड देन पीपल का चेंज है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक बड़ी डोमेन है जिसका चेंज जो है वो एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है। अब यहाँ पे जब हम लोगों में चेंज लेके आने की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद द बिहेवियर, एटीट्यूड्स ऑफ पीपल इन द वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ओडी टेक्निक्स कौन सी है जो आप लोगों के अंदर चेंजेस को मोर इफेक्टिव इंटरपर्सनल वर्क रिलेशनशिप्स, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है। जब हमने ऊपर डाइवर्सिटी की बात की कि उनके साथ अब आपने कैसे रहना है, अ मेथड ऑफ चेंजिंग बिहेवियर थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरैक्शंस। टीम बिल्डिंग की जा सकती है, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट हो सकती है, प्रोसेस कंसल्टेशन हो सकते हैं, आउटसाइड कंसल्टेंट हेल्प द मैनेजर अंडरस्टैंड how interpersonal processes are affecting the way work is being done. Survey feedback है technique for assessing attitudes and perceptions, identifying discrepancies in these and resolving the differences by using the survey information in feedback groups. तो आप ये सारे काम करके इंटरपर्सनल वर्क रिलेशंस को बेहतर बना सकते हैं, यानी कि आप इंडिविजुअल्स के, पीपल के अंदर का जो चेंज है उसको लेके आ सकते हैं। व्हेन वी सी मैनेजिंग चेंज, तो अभी हमने ऊपर बात की कि जब भी हम चेंज की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस की बात है कि देयर वुड बी पीपल जो नहीं चाहेंगे कि चेंज हो, तो वो चेंज को किसी भी तरह से रोकने के लिए कोशिश करेंगे। द मेन रीजन इंक्लूड अनसर्टेनिटी, habit, concern over personal loss, and belief that the change is not the organization in the organization's best interest. जनरली हमारे दिमाग में ये सारे ख्याल होते हैं, ये वजह होती हैं जिनकी वजह से हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं। चेंज रिप्लेसेस द नोन विद अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आपको पता नहीं है कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट नेक्स्ट
Another cause of resistance is that we do things out of habit. हमें आदत होती है, हमारे रास्ते बड़े पक्के होते हैं, हमने कहीं जाना होता है तो हम फलाने रास्ते से ही जाते हैं हमेशा। हमने किसी जगह पे जाना है तो समटाइम्स हम उस होटल से वही खाते हैं। तो हम बड़ी सारी चीजें आउट ऑफ हैबिट कर रहे होते हैं, वो हमें चेंज करनी पड़े तो हमें मुश्किल लगती हैं, लंबी लगती हैं। द थर्ड कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज द फियर ऑफ लूजिंग समथिंग ऑलरेडी पोजेस्ड। आपको लगता है कि जो मेरे पास है चेंज आएगा तो उसके अंदर भी कोई मुश्किल आ सकती है, वो भी मेरे से जा सकता है। एंड द फाइनल कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन अ पर्सन बिलीव दैट चेंज इज इनकम्पैटिबल विद द गोल्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय लेवल के ऊपर लोगों को अगर ये लगता है ना कि जो चेंज आ रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो खराबी लेके आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं करेगा, तो फिर भी लोग जो है वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को। टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो दीज आर द एग्जिबिट 7.5 है हमारे पास। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जब आप लोगों को एजुकेट करेंगे चेंज क्यों लेके आया जा रहा है, कम्युनिकेट करेंगे, बिल्कुल आप उनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश नहीं करेंगे तो चेंज लेके आना आसान है। पार्टिसिपेशन, चेंज प्रोसेस का हिस्सा बना दें उन लोगों को। फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट, निगोशिएशन करें उनके साथ। हो सकता है जितना आप चेंज लेके आना चाह रहे हैं वो अचानक से लेके आना पॉसिबल नहीं है, वो लेके आना लोगों को मुश्किल में डाल देगा, तो आप निगोशिएट करें और फिर उसके अंदर किसी ऐसे म्यूचुअली एग्रीबल पॉइंट पे आ जाए जहां पे आपको लगे कि अच्छा इतना चेंज मैं ले आऊं तो मेरा काम बन जाएगा और थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। मैनिपुलेशन एंड कोऑपरेशन, कोऑप्टेशन, व्हेन अ पावरफुल ग्रुप एंडोर्समेंट इज नीडेड। देन कोercion की बात है, व्हेन अ पावरफुल ग्रुप्स एंडोर्समेंट इज नीडेड तो हम कोercion भी करते हैं, पार्टनरशिप्स कर लेते हैं चेंज लेके आने के लिए। कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजिंग चेंज की बात है, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब कुछ ओपन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सिस्टम्स इस तरह के होते हैं कि वहां पे चेंज लेके आना कंपैरेटिवली रिलेटिवली आसान होता है। एंड देन देयर आर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स जो कि फेल होते हैं, वहां पे किसी भी चेंज की गुंजाइश नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशनल फैक्टर्स, what favorable conditions facilitate cultural change? One is that a dramatic crisis occurs. Sometimes इतने मुश्किल सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं कि चेंज लेके आना हमारी मजबूरी बन जाता है, या लीडरशिप चेंज हो गई है तो लीडरशिप चेंज होने से आपको चेंज लेके आना ही पड़ता है। मेकिंग चेंजेस इन कल्चर, in if conditions are high, how do managers change culture? No single action is likely to have the impact necessary to change something ingrained and highly valued. एम्प्लॉयज का स्ट्रेस, अब हम जब चेंज की बात करते हैं तो हमने बार बार क्या बात की है, चेंज, एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी, अनप्रडिक्टेबिलिटी। अब इन सारी चीजों से तो मुझे हो रहा है स्ट्रेस, मुझे लगेगा कि अच्छा ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो जो भी चीज इंसान को समझ नहीं आती है ना फौरन से, जो चीज नहीं होती है, तो इंसान का जो पहला रिएक्शन है उसके लिए बॉडी का वो है स्ट्रेस। अब हम अपने एम्प्लॉयज को स्ट्रेसफुल भी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि चेंज भी आए और लोग आराम से उसको एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें और चेंज के अंदर अपना अपना रोल प्ले करें पॉजिटिवली। तो स्ट्रेस बेसिकली है क्या, द एडवर्स रिएक्शन पीपल हैव टू एक्सेसिव प्रेशर प्लेस्ड ऑन देम फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड्स, कंस्ट्रेंट्स और अपॉर्चुनिटीज। आपकी बॉडी की एक स्टेट है, जब भी उसके ऊपर एक अनवांटेड को प्रेशर डलेगा तो जो कैफियत होगी स्ट्रेन से निकला है, तनाव से, दो जगह से रस्सी को खींचे तो जो तनाव है, तो जब भी आप इस तरह की सिचुएशन आपकी बॉडी फील करती है तो वो स्ट्रेस में आती है, और स्ट्रेस में आने के बाद बड़े सारे उसके रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। वो आपके मसल्स का पुल होना हो सकता है, आपकी एक्ने का प्रॉब्लम स्ट्रेस से हो सकता है, कैन यू इमेजिन। स्ट्रेस की वजह से फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल हर चीज के ऊपर इम्पैक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको नजर आते हैं। सेट द टोन, चेंजिंग कल्चर के अंदर सेट द टोन थ्रू मैनेजमेंट बिहेवियर, क्रिएट न्यू स्टोरी, सिंबल एंड रिचुअल्स, सेलेक्ट, प्रमोट एंड सपोर्ट एम्प्लॉयज हु अडॉप्ट द न्यू वैल्यूज। जब आप ये करेंगे तो बाकियों को भी इंकरेजमेंट होगी। रीडिजाइन सोशलाइजेशन प्रोसेसेस टू encourage acceptance of the new values, change the reward system, clearly specified expectations, shake up current subcultures, employees participation and creating a climate with a high level of trust। स्ट्रेस होता क्यों है? तो अभी हमने बात की कि बॉडी पे जब भी अनवांटेड डिमांड डालेंगे तो स्ट्रेस होगा। तो जिस भी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, दैट इज योर स्ट्रेसर। तो हमने सोचना क्या है कि मुझे किस किस चीज से स्ट्रेस होता है।
फैक्टर्स दैट कॉज स्ट्रेस, रोल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे से ये एक्सपेक्टेड है या मेरे कलीग से एक्सपेक्टेड है। वर्क एक्सपेक्टेशन दैट आर हार्ड टू सेटिस्फाई। रोल ओवरलोड है, आपको लगता है कि मुझे जो काम, जितने सारे एक्स्ट्रा ड्यूटीज दे दी गई हैं वो मेरे से पारा है काम, तो रोल ओवरलोड है। हैविंग मोर वर्क टू अकम्प्लिश देन द टाइम परमिट्स, वक्त कम मुकाबला सख्त। रोल एम्बिग्विटी, मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या करना है, मेरे से क्या एक्सपेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जब भी कंफ्यूजन होगी तो स्ट्रेस होगा। टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी who have chronic sense of urgency and excessive competitive drive, कि ये काम है तो बस ये कर ही ले, तो उनके लिए, टाइप ए पर्सनालिटी वालों के लिए को काम मिलना ही स्ट्रेस हो जाता है। एंड टाइप बी पर्सनालिटी की पीपल है वो आर रिलैक्स एंड इजी गोइंग, एक्सेप्ट चेंज इजीली। और उन्हें होता है कि चेंज है, जो भी काम है वो हम कर लेंगे सूनर और लेटर। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस है हमारे पास, जैसे मैंने बात की, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल, तीनों जगहों पे आपके सिम्टम्स भी नजर आते हैं और फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। अब फिजिकल के अंदर चेंज इन मेटाबॉलिज्म हो सकता है, इंक्रीज हार्ट एंड ब्रीदिंग रेट्स हो सकता है, रेज ब्लड प्रेशर हो सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकती है स्ट्रेस की वजह से। साइकोलॉजिकल, जॉब रिलेटेड डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है, टेंशन, एग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, बोर्डम, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स आज का काम कल पे डालते जाना। आपको लग रहा होता है कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ये सिम्टम ऑफ स्ट्रेस है। समटाइम्स हम किसी चीज का इतना स्ट्रेस लेते हैं वो हमसे हो ही नहीं पाता। देन बिहेवियरल के अंदर अगर हम देखें सिम्टम्स है, तो चेंज इन प्रोडक्टिविटी आपको नजर आती है, एब्सेंटिज्म, जॉब टर्नओवर, चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स आपको नजर आते हैं। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हो सकती है, रैपिड स्पीच हो सकती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। सो हाउ कैन दिस स्ट्रेस बी रिड्यूस्ड? हमने सोर्सेज या सिंबल्स भी देख लिए, हमने स्ट्रेसेस भी देख लिए, किस किस वजह से मुझे स्ट्रेस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब ये स्ट्रेस कम कैसे किया जा सकता है? इस स्ट्रेस को कम करने के लिए अनसर्टेनिटी को कम करना पड़ेगा। चेंज आपने लेके आना है, लेकिन अगर मैं आपको एक रोड मैप दे दूं और मैं आपको बता दूं कि मेरा फाइनल विजन ये है, मैं ये देखता हूँ और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप ऐसे पहुंचना है, तो स्ट्रेस कम होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स आप करते हैं, एम्प्लॉय सिलेक्शन में ही अगर आप देखते हैं कि उसकी कॉम्पिटेंस कितनी है, वो ये काम कर सकता है कि नहीं। समटाइम्स अगर आपने लेस कॉम्पिटेंट लोगों को हायर कर लिया है तो दैट कैन ऑल्सो बी अ स्ट्रेस है, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके जॉब पे करेगा वो उसको आता ही नहीं है, तो वो स्ट्रेस में रहेगा। आप और क्या कर सकते हैं जी, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब जो किचन है वो ओपन होता, आप चाय कॉफी जाएं आराम से लें अपनी सीट छोड़ के। फिर इसी तरह से योगा के जो है वो रूम है, प्रेयर रूम्स हमारे यहाँ पे होते हैं। इसी तरह से जो है वो आपको कुछ मे बी पेड को छुट्टी को वाउचर इस तरह के दे दिया जाए कि अच्छा आप जाएं वहां पे जाके रहें तो आप इजी फील करेंगे और फिर वापस आ जाएं। तो डिस्ट्रैक्शंस है बेसिकली। स्ट्रेस फ्रॉम एन एम्प्लॉय, पर्सनल लाइफ जो है, समटाइम्स अब स्ट्रेस की वजह जॉब है ही नहीं, वो पर्सनल लाइफ है। अब पर्सनल लाइफ में दो तरह के प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट, इट्स डिफिकल्ट फॉर द मैनेजर टू कंट्रोल डायरेक्टली, उसका इख्तियार नहीं है उसके ऊपर ना। सेकेंड, एथिकल कंसिडरेशन इंक्लूड वेदर द मैनेजर हैज द राइट टू इंट्रूड। अब मुझे पता है कि किसी के साथ, मे बी किसी के घर में कोई बीमार हो, मे बी लेट्स अज्यूम किसी की शादी नहीं हो रही है, लेट्स अज्यूम किसी का बेबी नहीं हो रहा है, लेट्स अज्यूम कि किसी की अपने स्पाउस के साथ बन नहीं आ रही, उसकी लड़ाई हो रही है। अब पता होने के बावजूद भी एज अ मैनेजर आई डोंट नो वेदर आई शुड इंट्रूड, मुझे यहाँ पे लाइक एंटर होना है, इस मामले में मुदाखलत करनी है या नहीं करनी है, ये एक बड़ा डायलेमा होता है, ये एक आपको सोचना पड़ता है इस बारे में। सिमुलेटिंग इनोवेशन, दो चीजें हैं याद रखिएगा, एक इनोवेशन है, एक क्रिएटिविटी है। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो दैट मीन्स कि मैं कुछ यूनिक कर रहा हूँ, आइडियाज हैं, सोच रहा हूँ, यूनिक चीजों को मिक्स करके कुछ और नया बना रहा हूँ, लेकिन उसमें प्रोडक्ट कोई नहीं है। इनोवेशन जब भी होगी तो वहां पे प्रोडक्शन होगी, वहां पे आपके हाथ में कोई चीज है जो कि आपके यूनिक सोचने की वजह से आपके हाथ में आ गया। किस तरह से बना था एडिसन साहब ने जब बल्ब आपका बनाया, तो यूनिक आइडियाज और थॉट्स तो थी, लेकिन उसके नतीजे में एक प्रोडक्ट उनके हाथ में था। द टॉप 5 companies that are leading the way in innovation,
एप्पल, नेटफ्लिक्स, स्क्वायर, टेंसेंट एंड amazon। आई होप कि आप इन कंपनीज को जाके एक दफा सर्च करेंगे, कुछ के बारे में आपको पता भी होगा। लेकिन ये वो हैं जो कि इनोवेशन के अंदर दुनिया में टॉप 5 पे आती हैं। क्रिएटिविटी वर्सेस इनोवेशन अभी हमने बात कर ली। द एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज इन यूनिक वे और टू मेक अनयूजुअल एसोसिएशंस बिटवीन आइडियाज। एंड इनोवेशन टेकिंग क्रिएटिव आइडियाज एंड टर्निंग देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स और वर्किंग मेथड्स। आप इनोवेशन को सिमुलेट करना आप चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को इनकरेज करना चाहते हैं कि वो यूनिकली सोचें, यूनिक काम करें। स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल एंड कल्चरल वेरिएबल्स हैं। कुछ कल्चर्स होते हैं जो कि आपको यूनिक सोचने के ऊपर शाबाश देंगे। ऐसी जगहों पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन होती है। कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको डिफरेंटली सोचने और डिफरेंटली कुछ भी करने के ऊपर आप पाबंदी है। ऐसी जगह पे यूनिकनेस और इनोवेशन और क्रिएटिविटी नहीं एग्जिस्ट करती। स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स, abundant resources, high internet communication, minimal time pressure, work and नॉन वर्क सपोर्ट। इनोवेशन आएगी। स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स ये हैं। ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल में हाई कमिटमेंट टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हाई जॉब सिक्योरिटी, क्रिएटिव पीपल। जब मुझे ये टेंशन नहीं है ना कि मेरी नौकरी आज है कल नहीं होगी, ये वाली टेंशन मेरे सर पे नहीं है, मैं बेहतर तरीके से काम कर सकूंगा। साथ ही साथ मुझे नया सीखने को मिल रहा तो मैं बेहतर तरीके से काम कर सकूंगा। कल्चरल वेरिएबल्स के अंदर एक्सेप्टेंस ऑफ एम्बिग्विटी। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, कुछ ग्रे भी होती है। टॉलरेंस ऑफ द इम्प्रैक्टिकल। कुछ चीजें हमने जैसे सोची हैं वो वैसी नहीं हो रही हैं। कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं कि जो अभी एट फर्स्ट हमें लग रहा होता है कि ये कैसे होगा। तो ऐसी सूरत के अंदर टॉलरेंस अगर है आपके कल्चर के अंदर तो वहां पे इनोवेशन बढ़ करेगी। लो एक्सटर्नल कंट्रोल, टॉलरेंस ऑफ रिस्क, टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें कल्चरल वेरिएबल। कल्चर अगर आपका टॉलरेंस वाला है तो इनोवेशन आएगी ही आएगी। Cultural variable may accept ambiguity, tolerate the impractical, keep external control minimal, tolerate risk, focus on end rather than means, provide positive feedback. Idea champions होते हैं। देन डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन की बात है। दो चीजें, एक डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, एक आपके पास जो है वो सस्टेनिंग इनोवेशन है। अगर चेंज ओवरनाइट आ रहा है, ऐसी कोई इनोवेशन है जिसकी वजह से ओवरनाइट चीजें चेंज हुई, ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है, तो वो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है। और अगर कोई इनोवेशन ऐसी है जो कि ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप स्लोली कोई चेंज लेके आ रही है, तो वो सस्टेनिंग इनोवेशन है। इनोवेशन इन प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेसेस दैट रेडिकली चेंज इंडस्ट्रीज रूल्स ऑफ द गेम, दैट इज डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। एंड स्मॉल एंड इंक्रीमेंटल चेंज, इंक्रीमेंटल होता है थोड़ा थोड़ा, in the established products rather than dramatic breakthroughs is sustaining innovation. समटाइम्स डिसरप्टिव इनोवेशन आपकी लाजमी हो जाती है। आपको लगता है कि चीजें स्लो स्लो करने से कभी भी ठीक नहीं होंगी। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट डिसरप्टिव इनोवेटर्स अगर आप ये देखें, फिगर 7.9 जो है तो आपको नजर आएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क की जगह एप्पल आईट्यून्स आ गए। वीकली न्यूज मैगजीन की जगह सीएनएन आ गया। टाइपराइटर्स की जगह आईबीएम के पीसी आ गए। सोनी वॉकमैन होता था, एप्पल के आईपॉड आ गए। तो ये डिसरप्टिव है। येलो पेजेस होते थे पे गूगल आ गया। पेपर मैप्स थे पे गार्मिन्स के जीपीएस आ गया। पेपर बैक बुक्स थी तो किंडल आ गया। तो अब ये सारे के सारे आपके ड्रास्टिक चेंजेस हैं, आपके डिसरप्टिव चेंजेस की एग्जांपल्स हैं। अब ऐसी सिचुएशन में बिजनेस किस तरह के होंगे जब चेंज इतना ज्यादा एम्बिग्विटी है, अनसर्टेनिटी है? तो वल्नरेबल कौन, ज्यादा प्रोन टू रिस्क और प्रोन टू लॉस कौन होगा? The answer, as alluded previously, is large, established and highly profitable organizations. जो छोटी organizations होती है ना, उनके ऊपर उतना तेजी से असर नहीं होगा। वो accommodate, adjust कर लेती हैं, flexible होती हैं। लेकिन जो बड़ी organizations है वहाँ पे change आते आते, implement करते करते, disruptive जो change है उसको apply करते करते वो change आके जा चुका होता है और आपकी opportunity lose हो जाती है। एक और टर्म जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज स्कंक वर्कर्स। तो ये वो लोग हैं, स्मॉल ग्रुप इन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिनको ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा मिल जाती है, जिनको आपसे एक्सपेक्टेड है कि ये अचीव करना है, वो कैसे करना है वो आपके ऊपर छोड़ दिया गया। सो स्मॉल ग्रुप विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन गिवन अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड unhampered by corporate bureaucracy, whose mission is to develop a project primarily for the sake of radical innovation. So this was all about change
आई होप कि आप ये सुन के और पढ़ के आएंगे कल की क्लास के अंदर, और फिर हम इसके अंदर कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी तो उनको डिस्कस करेंगे, और हम फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ केस स्टडीज को डिस्कस करने के बाद मूव करेंगे। आई होप के कॉन्सेप्ट्स वेल डिलीवर्ड हों और आवाज क्लियर हो और सबको समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच।